हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में जो हमारी एसएससी की ज्योग्राफी की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसके अंतर्गत आज हमारे ये पांचवा लेक्चर रहेगा। बच्चों, जो ये हमारी सीरीज चल रही है, ये आपके एसएससी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा कोई अन्य एग्जाम की भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो उन बच्चों के लिए भी है जो हमारा सेशन है या फिर क्लासेस है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी के एग्जाम्स में ऑलरेडी आपका जीएस का काफ़ी ज़्यादा वेटेज बढ़ गया है, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी यहाँ से एग्जाम्स में आने की संभावना बहुत अधिक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए सीधे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा निहित है, मतलब सूर्य को जो एनर्जी मिलती है तो किस प्रक्रिया से मिलती है? तो प्रकाश विद्युत के उत्सर्जन से, नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से, या फिर ताप उत्सर्जन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन से सूर्य को या फिर किसी भी तारे को उसकी एनर्जी मिलती है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए, नाभिकीय संलयन क्या होता है? यहाँ पर हाइड्रोजन लगातार हीलियम में चेंज होती है और दो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर के एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से सूर्य को या फिर किसी भी तारे को एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सूर्य या फिर किसी भी तारे की जो एनर्जी का सोर्स होता है वो कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, माउंटेन्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ माउंटेन्स। तो इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑन्कोलॉजी, असमुद्रण, ओरोलॉजी या फिर ऑर्निथोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओरोलॉजी। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओरोलॉजी पर्वतों के अध्ययन को कहा जाता है या फिर स्टडी ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रदेश देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है ना। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व का एक राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। तो बाउंड्री से या फिर मैपिंग से ये क्वेश्चन है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। असम, नागालैंड, भूटान या फिर मणिपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमा मणिपुर से नहीं लगती, क्योंकि मणिपुर नीचे आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आप देखेंगे नागालैंड और उसके नीचे क्या है? मणिपुर है। थोड़ा सा हम मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश राज्य है, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे, इसके पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पर एक देश है भूटान, तो भूटान से इसकी सीमा लग रही है। इसके अलावा बीच में आप देखेंगे असम। असम बच्चों ऐसा राज्य है जिसकी जो ये सेवन सिस्टर है ना, इनको हम सेवन सिस्टर बोलते हैं, जो ये साथ में लगे हुए राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य। तो असम की सीमा सभी सेवन सिस्टर के राज्यों से लगती है, मतलब 6 राज्यों से लगती है। इसके अलावा इसके दक्षिण में आप देखेंगे तो नागालैंड है। ठीक है, तो नागालैंड, असम और एक देश है भूटान, इससे अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, तो आपको याद रखना। जबकि ऑप्शन में था मणिपुर, तो मणिपुर नागालैंड के नीचे है, इससे इसकी सीमा नहीं लगती है ना। मैंने कई बार प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, यहाँ पर आपको मैपिंग से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस सेक्शन की मैपिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि किस राज्य की सीमा किस राज्य से लग रही है, किस देश से लग रही है ना। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे मेघालय है, ये चारों ओर से आप देखेंगे तो असम से घिरा हुआ है, मतलब असम के अंदर है, सिर्फ इसकी असम से सीमा लगती है और मेघालय से लगती है। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सिक्किम ऐसा राज्य जो अलग अलग दिशाओं में तीन ओर से तीन अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, भूटान, तिब्बत, इसके अलावा नेपाल। तो ऐसे क्वेश्चन मैपिंग से अक्सर आते हैं, तो आपकी मैपिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा नहीं लगती है? अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा की बात हो रही है। पहले हम ऑप्शन देख लेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या फिर श्रीलंका। तो भारत की जो बच्चों स्थलीय सीमा है कौन कौन से देशों से लगती है वो पहले हम देख लेते हैं। एक तो है बांग्लादेश, फिर है चाइना या फिर चीन, इसके अलावा फिर आएगा पाकिस्तान, फिर नेपाल, नेपाल के बाद आप देखेंगे तो म्यांमार, है ना, फिर आ जाता है भूटान, भूटान के बाद आ जाता है अफगानिस्तान। ठीक है, तो इतने देशों से हमारे देश की स्थलीय सीमा लगती है। ठीक है, सर्वाधिक किससे लगती है? सर्वाधिक बांग्लादेश से लगती है, लगभग 4000 किलोमीटर, और सबसे कम लगभग 106 या फिर 109 किलोमीटर के अप्रोक्स किससे लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। ये चीजें मैंने कई बार आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका से हमारी जलीय सीमा लगती है ना, जो वाटर एरिया है भारत का जलीय सीमा है
वो लगता है, ना कि स्थलीय सीमा। तो आपको याद रखना है, पाकिस्तान से भी लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है और भूटान से लगती है, जबकि श्रीलंका से नहीं लगती है ना। ये हमारा जलीय आप देखेंगे नीचे तो वहां पर एक भारत के नीचे जस्ट आपको श्रीलंका दिखता है, तो ये हमारा जलीय सबसे पास में स्थित पड़ोसी है। आगे हम देखेंगे किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। ठीक है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को टच करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी बाउंड्री सर्वाधिक राज्यों से टच होती है। कितने राज्यों से टच होती है? तो 8 राज्य प्लस एक यूनियन टेरिटरी और प्लस एक देश नेपाल, है ना। 8 राज्य हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से 8 राज्य हैं। इसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली से इसकी बाउंड्री लगती है और एक देश है नेपाल, इससे इसकी बाउंड्री लगती है। तो मैं अक्सर अपने लेक्चर में बताता हूं आपको कि इसको ऐसे याद करना है, 8+1+1, 8 राज्य या फिर 8 स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश और एक देश नेपाल से इसकी बाउंड्री लगती है। जरा हम मैप में देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश राज्य है, ये देखिए ये उत्तर प्रदेश राज्य है। तो यहां पर आप देखेंगे उत्तराखंड है ना। उत्तराखंड 2000 से पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, 2000 में अलग राज्य बना ये, अस्तित्व में आया। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे न्यूनतम बाउंड्री इसकी हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे हरियाणा राज्य है, यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान से लग रही है, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के साथ लग रही है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ झारखंड है और यहाँ पर बिहार है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये 8 राज्यों से बच्चों इसकी बाउंड्री लग रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में दिल्ली जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है, इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो दिल्ली की सीमा भी इससे लगती है। तो प्लस एक यूनियन टेरिटरी हो गई। और इसके आप उत्तर में देखेंगे, उत्तर पूर्व की ओर देखेंगे तो यहाँ पर एक देश है नेपाल, तो +1 नेपाल से भी इसकी बाउंड्री लगती है। तो आपको ऐसा याद रखना है, 8 स्टेट, एक देश नेपाल और एक यूनियन टेरिटरी से इसकी बाउंड्री साझा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक और मैं आपको यहाँ पर फैक्ट बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक जिला है उत्तर प्रदेश का, एक यहाँ पर जिला है बच्चों सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश का। ये देखिए, ये मैंने बनाया है, ये सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, दक्षिण में स्थित है। तो इसकी सीमा, ये एकमात्र ऐसा जिला है पूरे देश में जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ झारखंड है और यहाँ पर बिहार है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। तो सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी बाउंड्री 4 राज्यों को टच करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है, या फिर भारत की जो समुद्री तट रेखा है, कोस्ट लाइन है इंडिया की, उसमें कितने स्टेट हैं? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कोस्ट लाइन? 7, 8, 9 या फिर 10? अच्छा क्वेश्चन है, 9 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कई बार मैंने ये आपको पढ़ाया है अपने लेक्चर्स में, एक बार हम इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हमारी तट रेखा या फिर कोस्ट लाइन में स्थित हैं। तो देखेंगे यहाँ पर गुजरात है, गुजरात के बाद आप देखेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र है, फिर सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य बच्चों हमारी तट रेखा से लगे हुए हैं। तट रेखा का मतलब क्या है? ऐसे राज्य जो समुद्र के किनारे स्थित है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला पूरा क्षेत्र कौन सा है? अरब सागर या फिर अरेबियन सी है। यहाँ पर आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में आप देखेंगे तो हिंद महासागर है। तो इसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और इस क्षेत्र में जो जो भी राज्य हैं समुद्र के किनारे, इनको हम बोलते हैं कि भारत की तटीय रेखा या तट रेखा या फिर कोस्ट लाइन में ये स्थित। इन 9 राज्यों के नाम आपको याद रखना है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात राज्य की है, आपको याद रखना है। और न्यूनतम किसकी है? गोवा की है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रायसीना पहाड़ी कहां पर स्थित है? रायसीना हिल्स कहां पर स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो इसका यही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। जो रायसीना हिल्स है, इस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है दिल्ली में। इसके अलावा जो रायसीना हिल्स है, ये किसका पार्ट है? तो ये अरावली श्रेणी का, अरावली श्रेणी का ही एक एक्सटेंशन है दिल्ली तक, है ना। अरावली श्रेणी दिल्ली तक जाती है और अरावली श्रेणी की एक पहाड़ी है जिसे हम रायसीना हिल्स बोलते हैं, जिस पर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो ये बात आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुख्यतः अरावली की बात करेंगे तो मुख्यतः कहाँ पर? राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। और कमेंट में आप मुझे बताएं इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी हाइट कितनी? कई बार मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, तो कमेंट में जरूर आप आंसर देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंजसीर घाटी कहां पर स्थित? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी रिसेंट में ही ये काफी ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान वाला मुद्दा चल रहा था, तो वहां पर काफी ज्यादा ये
न्यूज में रह रहा था, तो एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, लेबनान, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर या फिर सीरिया। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अफगानिस्तान। जो देश है हमारा, है ना, भारत के पड़ोसी कौन सा है, पाकिस्तान, उसके पड़ोस में आपको अफगानिस्तान मिलेगा। न्यूनतम बाउंड्री लगती है 106 किलोमीटर। तो अफगानिस्तान में ही स्थित है पंजसीर घाटी, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोल्लेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है या फिर सिचुएटेड है? तो केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में कोल्लेरू लेक स्थित है बच्चों, और ये फ्रेश वाटर या फिर फ्रेश वाटर की लेक है, आपको याद रखना है। ठीक है, या फिर मीठे पानी की झील है, आपको याद रखना है। इसके अलावा केरल के बारे में यदि बताऊं तो केरल में आपको जो लैगून झीलें होती हैं उसको क्या बोला जाता है, कयाल कहा जाता है। एक बात याद रखना है, केरल में जो लैगून झीलें होती हैं उनको कयाल कहा जाता है। और लैगून झीलें क्या होता है, तटीय क्षेत्रों में जो समुद्र का पानी जब स्थलीय क्षेत्रों में अंदर घुस जाता है और उससे जो झील बनती है उसको हम लैगून झील बोलते हैं, और इन्हीं लैगून झीलों को केरल में कयाल कहा जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर भी एक झील है जिसका नाम है पुलिकट लेक। पुलिकट, ये भी आपको याद रखना, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर स्थित है। इसके अलावा उड़ीसा में भी एक सबसे बड़ी लैगून झील है जिसका नाम है चिल्का, तो ये बात भी आपको याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है या फिर सिचुएटेड है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र, हुगली या फिर सोन। तो जो बच्चों गुवाहाटी है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अलावा पूरी ब्रह्मपुत्र नदी मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखी है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं ज्योग्राफी बाय साहू सर, तो वहाँ पर आपको ये पूरा ब्रह्मपुत्र नदी का टॉपिक मिल जाएगा। वहाँ पर आप बहुत अच्छे से डिटेल में इंटरेस्टिंग तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट 2022 एसएससी, तो हमारा एसएससी का बैच रूट एप्लीकेशन पर बिल्कुल लाइव है। करना क्या है, आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यहाँ पर हमारी जितनी भी एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको गाइड करेगी और टीच करेगी अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इंग्लिश। ठीक है, तो आपको करना ये है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, बाकी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप DSSSC कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो कूपन कोड आपको नहीं भूलना है, DSSC ये कूपन कोड है। ठीक है, चलिए इसके अलावा यदि बच्चों आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो वहाँ पर भी मेरा बैच लाइव है रूट एप्लीकेशन पर। वहाँ पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट भी इंडिविजुअल आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी का कोर्स हो गया, साइंस का कोर्स हो गया, पॉलिटी का हो गया, अर्थमेटिक हो गया, हिस्ट्री हो गया, सभी कोर्स आप एक्सपर्ट फैकल्टी से इंडिविजुअल क्लास में पढ़ सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, बाकी डिटेल आपको सारी वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को राष्ट्रीय या फिर नेशनल रिवर घोषित किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, गोदावरी, कृष्णा, गंगा या फिर नर्मदा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2008 में बच्चों गंगा को राष्ट्रीय या फिर नेशनल रिवर के रूप में घोषित किया गया था, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एसएससी डाटा एंट्री ऑफिसर 2012 में ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो गोमुख नामक स्थान, गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में, वहां पर गोमुख नामक स्थान से भागीरथी के नाम से इसका ओरिजिन होता है। और देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं तब इसका वास्तविक नाम क्या पड़ता है, गंगा, है ना। इसके पहले इसको क्या बोलते हैं, भागीरथी। भागीरथी गंगा का भी एक ऑलरेडी मैंने लेक्चर कवर किया हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट में उसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बनी पानी की किस नदी, मतलब पानी की कौन सी नदी जल का स्रोत है, यहाँ से कौन सी नदी का ओरिजिन होता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ब्यास, सतलज, साइलोक या फिर नुब्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी, जो नुब्रा नदी है ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। आपको सियाचिन ग्लेशियर पता होगा। यदि मैं यहाँ पर भारत का इस प्रकार से ये मैप बनाऊं, तो यहाँ पर जो ये वाला रीजन है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा ग्लेशियर है, आपको पता होगा, है ना। यहाँ पर तो यहाँ से एक नदी निकलती है बच्चों जिसका नाम है नुब्रा। कौन सी नदी निकलती है, नुब्रा नदी निकलती है। और नुब्रा किसकी सहायक नदी है, तो यहाँ पर एक नदी और बहती है जिसका नाम है श्योक, तो श्योक की सहायक नदी है नुब्रा। और श्योक किसकी सहायक नदी है, तो श्योक सिंधु की सहायक नदी है। यहाँ से आपको ये सारी डिटेल भी पता होना चाहिए कि कौन सी किस सहायक नदी है। ठीक है, तो नुब्रा यहाँ से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुंबई हाई तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है या फिर लोकेटेड है?
मुंबई हाई। ये बच्चों एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। देखिए जो ऑयल मैक्सिमम निकाला जाता है वो अपतटीय क्षेत्रों से ही निकाला जाता है। अपतटीय क्षेत्र कौन से होते हैं? ऐसे क्षेत्र जो समुद्र में स्थित होते हैं, वहां पर उसे हम बोलते हैं अपतटीय क्षेत्र। जैसे मैं आपको यहाँ पर मैप बनाऊं भारत का इस प्रकार से, ये मैंने इंडिया का प्रायद्वीपीय भारत का मैप बना दिया। तो यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर हिंद महासागर। तो यहाँ पर समुद्री क्षेत्र में यदि कोई तेल क्षेत्र है तो उसको हम बोलते हैं अपतटीय क्षेत्र। और जो बॉम्बे हाई है ये भी कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर ही है ना, बॉम्बे हाई। तो पहले ऑप्शन में इसका आंसर देख लेते हैं। अरब सागर में महाद्वीपीय शेल्फ, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट या फिर दक्षिण का आंतरिक भाग। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये अरब सागर में महाद्वीपीय शेल्फ का हिस्सा है, यहाँ पर ये सिचुएटेड है। थोड़ा मैं आपको इसको मैप में अच्छे से बताना चाहूंगा। ये देखिए ये हमारे भारत का बच्चों मैप है और ये पूरा क्या है? अरब सागर है। और अरब सागर में इस हिस्से में ये स्थित है, बॉम्बे हाई जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस तरीके से यहाँ पर ऑयल वगैरह निकाला जाता है, आप इमेज में अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अपतटीय क्षेत्र। ठीक है, जहां से ऑयल या फिर पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। और भारत में सर्वाधिक बच्चों अपतटीय क्षेत्रों से ही पेट्रोलियम का निष्कासन किया जाता है या फिर निकाला जाता है। तो ये डिटेल भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है बद्रीनाथ, अयोध्या, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। तो इजी क्वेश्चन है। बद्रीनाथ जो है बच्चों, है ना, ये किसके किनारे है? अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे भारत में फैल जाता है? तो जो दक्षिण पश्चिम या फिर साउथ वेस्ट मानसून है बच्चों, जिससे भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है ना। दक्षिण पश्चिम क्यों बोलते हैं? यदि आप इसकी दिशाएं बनाएंगे इस प्रकार से तो दक्षिण पश्चिम क्यों बोलते हैं? क्योंकि पवनों की जो दिशा होती है ना, तो ये पीछे का पॉइंट देखा जाता है, ये है साउथ और ये है वेस्ट। तो इसको साउथ वेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाला पॉइंट देखा जाता है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून इसलिए बोलते हैं। इंडिया में पवनें किस प्रकार से एंटर करती हैं? ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया, इस प्रकार से ये पवनें भारत में इंटर होती हैं। ठीक है, तो इनकी स्थिति कहाँ से देखते हैं? इसकी जो पूछ होती है यहाँ से इसकी स्थिति को डिसाइड करते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम या फिर साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, तो कब तक सब पूरे भारत में ये फैलता है? 5 जून, 15 जून, 1 जुलाई या फिर 15 जुलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 15 जुलाई तक जो मानसून है या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून है पूरे भारत में फैल जाता है ना। और सबसे पहले कहाँ पे आता है? सबसे पहले यहाँ पर जो केरल है ना, केरल, यहाँ पर आप देखेंगे केरल या फिर मालाबार तट है, यहाँ से टकराता है और 1 जून को यहाँ पर टकराता है। 1 जून को यहाँ पर टकराता है और बारिश करता है। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले मानसून कहाँ पर टकराता है, तो या फिर किस राज्य में टकराता है, तो केरल में। और ओवरऑल पूछे तो सबसे पहले 25 मई को, 25 मई के आसपास सबसे पहले कहाँ टकराता है? अंडमान निकोबार आइलैंड में। यदि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले मानसून कहाँ टकराता है दक्षिण पश्चिम, तो अंडमान निकोबार में। यदि राज्य की बात की जाए तो केरल में सबसे पहले टकराता है। आपको ये सारी डिटेल याद रखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका क्षेत्र है ना? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मतलब जो बहुत ही घने वन होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं। पहले हम आंसर देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा डिटेलिंग भी देखेंगे। पूर्वी घाट, विंध्याचल, अरावली या फिर पश्चिमी घाट। तो इसका आंसर हो जाएगा जो पश्चिमी घाट या फिर वेस्टर्न घाट क्षेत्र है बच्चों, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते कहाँ पर हैं, है ना, इनका विकास कहाँ पर होता है? तो जहाँ पे बच्चों 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलता है। और भारत में 2 जगह ऐसी हैं, जैसे आप यदि मैं यहाँ पर इंडिया का मैप बनाऊं ये इस प्रकार से, तो ये जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे इस रीजन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट वाला राज्य है ना, 7 सिस्टर वाले राज्य हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इन दोनों रीजन में आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। इनकी विशेषता क्या होती है? ये वन काफी ज्यादा घने होते हैं, काफी लंबे होते हैं, है ना, तो ये इनकी विशेषता होती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है वहां पर भी आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में यदि बात करेंगे तो गेहूं, चावल, जौ, चावल, मक्का या फिर सोरगम, गेहूं, मक्का, सोरगम या फिर गेहूं, चावल, मक्का। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी, गेहूं, चावल और मक्का। जो ये 3 प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, ये पूरे यदि आप विश्व में देखेंगे या फिर वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देती हैं। कौन कौन सी? गेहूं, चावल और मक्का। इसके अलावा यदि आप भारत की बात करेंगे, भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो जो चावल है बच्चों,
चावल भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। सेकंड पर गेहूं आती है। इसके अलावा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी बोई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये कौन सी फसल है? तो ये खरीफ की फसल है, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। स्थानांतरण कृषि, ऑप्शन देख लेते हैं। लोगान, लंदांग, चेना या फिर झूम। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी। जो झूम कृषि है बच्चों, इसको क्या बोला जाता है? स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। और ये मैक्सिमम कहाँ पर होती है? नॉर्थ ईस्ट या फिर पूर्वोत्तर में जो जनजाति होती है उनके द्वारा की जाती है। इसमें क्या होता है कि जनजातियां एक क्षेत्र को चुनती हैं, है ना, वहां पर यदि कोई जंगल है, झाड़ियां, तो उनको काट के वहां पर खेती करती हैं कुछ समय। फिर जब वो भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो फिर उस जमीन को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं वो, और फिर वहां पर वापस से पुनः खेती करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, जिसको नॉर्थ ईस्ट में या फिर उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या बोला जाता है? झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन की बात की जा रही है, तो दुग्ध उत्पादन में यदि बात करूं तो पहला स्थान आता है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ओवरऑल पहला स्थान आता है हमारा पूरे विश्व में। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा दुग्ध उत्पादन से जो संबंध वर्गीज कुरियन का नाम आता है ना। इसके अलावा जो व्हाइट क्रांति आई थी, एक प्रकार से सफेद क्रांति आई थी, वो दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। वर्गीज कुरियन इसके जनक कहे जाते हैं। आगे देखते हैं। चाय की पैदावार होती है पर्वत पर, पठार पर, पर्वतीय घाटी पर या फिर पहाड़ी ढाल। जो चाय या फिर टी का जो प्रोडक्शन होता है बच्चों, ये पर्वतीय ढालों में की जाती है। इस प्रकार से जो पर्वत होते हैं, है ना, इस प्रकार से इसमें इस प्रकार से सीढ़ीनुमा टाइप से खेती की जाती है ये ढाल पर, है ना। तो पर्वतीय ढाल पर चाय की खेती की जाती है, आप याद रखना। इसके अलावा सबसे अच्छी क्वालिटी की जो चाय का प्रोडक्शन होता है बच्चों, वो दार्जिलिंग में होता है। और सर्वाधिक आप चाय का प्रोडक्शन देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के असम में आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, राइस रिसर्च सेंटर। कोलकाता, वर्धमान, त्रिवेंद्रम या फिर कटक। तो इसका आंसर हो जाएगा कटक में भारतीय चावल अनुसंधान या फिर राइस रिसर्च सेंटर स्थित है, आपको याद रखना है। और अंतरराष्ट्रीय की यदि आप बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय कहाँ पर है? तो अंतरराष्ट्रीय की यदि बात करेंगे, इंटरनेशनल की बात करेंगे, तो ये मनीला, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? कॉफी का प्रोडक्शन भारत में सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलता है? सिंधु गंगा के मैदान में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, कच्छ के रण में या फिर दक्षिण के पठार में। तो आपको पता होगा कि पूरे भारत में जो कर्नाटक राज्य सर्वाधिक प्रोडक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो दक्षिण का पठार है, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कॉफी का प्रोडक्शन या फिर खेती देखने को मिलती है। और राज्यों की बात करेंगे तो कर्नाटक का कॉफी के प्रोडक्शन में, कर्नाटक राज्य बच्चों कॉफी के प्रोडक्शन में पहले नंबर पर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है? ठीक है, दो देशांतरों के, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट या 8 मिनट। बच्चों दो देशांतर रेखाएं जो होती हैं, इसको आप यदि क्रॉस करेंगे तो लगभग 4 मिनट का अंतर आता है। इसके अलावा जो भारत की मानक समय रेखा है, इसको क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके अलावा जो इंटरनेशनल आप देखेंगे ग्रीनविच लाइन है, उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। तो इसके बीच में यदि आप 4 मिनट से कैलकुलेट करेंगे तो भारत का लगभग 5.5 घंटे निकल के आता है कि हम ब्रिटेन या फिर लंदन से जहां इसको आधार मान के हम टाइम डिसाइड करते हैं, उससे लगभग 5.5 घंटे हम आगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। डोल्ड्रम क्षेत्र या फिर डोल्ड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य में स्थित है? तो 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण, 35 से 60 डिग्री उत्तरी या फिर दक्षिणी अक्षांश, 25 से 35 या फिर 30 से 45। तो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में डोल्ड्रम क्षेत्र बोलते हैं। देखिए यदि मैं यहाँ पर अर्थ बनाऊं प्रकार से, है ना, तो यहाँ पर ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ये 5 डिग्री और ये 5 डिग्री, है ना, ये 5 डिग्री उत्तर और ये 5 डिग्री दक्षिण। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं डोल्ड्रम क्षेत्र, है ना, या फिर शांत क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है, जो व्यापारिक पवनें यहाँ से इस प्रकार से मूव होती है ना, इस प्रकार से, तो डोल्ड्रम क्षेत्र में आने से पहले ही गर्म होकर के ऊपर उड़ जाती हैं, है ना। और यहाँ पर बहुत ज्यादा क्षैतिज पवनें तीव्र गति से यहाँ पर नहीं चलती हैं। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? शांत क्षेत्र भी इसको कहा जाता है या फिर डोल्ड्रम क्षेत्र भी कहा जाता है। वहां से एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि डोल्ड्रम क्षेत्र क्या होता है, इसको शांत क्षेत्र भी बोलते हैं। 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को डोल्ड्रम क्षेत्र कहा जाता है।
तो बच्चों ये थे हमारे 25 एमसीक्यूज, महत्वपूर्ण एमसीक्यू है ना, जो ऑलरेडी एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, और कुछ अन्य डिटेल भी मैंने इन क्वेश्चंस के साथ आपको बताई है ना। तो आपको इससे एक अंदाजा होगा कि किस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर पर एसएससी से रिलेटेड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है ना। इसके अलावा इससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ से एक आपको आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है या फिर पूछेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगला सेशन हमारा बहुत जल्दी आएगा, इसका 6वां लेक्चर आएगा, ठीक है। तो यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, यदि आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर मेरा बैच लाइव है, वहाँ पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।